सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 9 हिंदी विषय में इकाई 5 स्वराज्य की नींव के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इस इकाई के लेखक विष्णु प्रभाकर जिनके बारे में हम परिचय लेंगे और यह जो स्वराज्य की नींव है वह उसके बारे में हम विस्तृत अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय का अभ्यास करेंगे। स्वराज्य की नींव, इनका साहित्य प्रकार है एकांकी। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर ज़िले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। यानी उनका जन्म कौन सी साल में हुआ यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया गया है सभी छात्र, लेकिन मुजफ्फर ज़िले के मीरनपुर नामक गांव है उसमें उनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। यानी कि 1974 से वह दिल्ली में आ गए और दिल्ली में रहकर उन्होंने पूर्ण समय के लिए साहित्य की सेवा की। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी जो उनका उपन्यास है, संघर्ष के बाद ये उनका कहानी संग्रह है, नवप्रभात और डॉक्टर यह उनके नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी, अशोक यह 3 उनके एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने उनके संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा शरद चंद्र जी की जीवनी आदि। तो यह है लेखक का परिचय। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। यानी कि उन्होंने जितने भी साहित्य रचे हैं उस सभी साहित्य में स्वदेश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चेतना और समाज के सुधार वह बहुत ही प्रमुख स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी हमारा जो रेडियो स्टेशन था दिल्ली में, उनके नाटक निर्देशक के पद पर उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जीविका के स्वतंत्र लेखन को ही अपनी जीविका का साधन बनाया। उनका जो समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है, उनकी जो रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्यापक है तथा भाषा सहज व सरल। यानी कि उनके साहित्य की भाषा बहुत ही सरल है। अब ये एकाकी है। प्रस्तुत एकाकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्र संग्राम यानी कि 1857 की बात है जब लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन इस कहानी में किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह प्रस्तुत एकांकी की पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जन समाज में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यानी कि स्वराज्य की प्राप्ति में स्त्रियों का बलिदान बहुत ही रहा है। यानी कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, इस इकाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी दिखने को मिलती है। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ अन्य जो वीरांगनाओं थी स्वराज्य की प्राप्ति में लड़ने के लिए, उनकी झलक यहाँ इस इकाई में देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना, यानी कि स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों ने कैसी भूमिका निभाई यह इस इकाई में बताया गया है। सचमुच
इस एकांगी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, यानी कि जितने भी पात्र हैं वो स्वराज्य की नींव के पत्थर माने जाते हैं। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। सभी छात्रा, यहाँ जो नारी है, नारी के कम नहीं है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो इसकी और उसके जो साथिया है उसकी यहाँ इस एकांकी में उसका निरूपण किया गया है। यह इकाई स्वराज्य की नींव जो है उनमें स्वराज्य प्राप्ति के बाद यानी कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम का वर्णन किया गया है, जिनके बारे में अब हम विस्तार से उसका अभ्यास करेंगे। अब हम इस इकाई को समझेंगे। इकाई के पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। सबसे पहले रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है, यानी कि यहाँ रंगमंच यानी कि नाटक के द्वारा हमें यहाँ इस इकाई में बताया गया है। तो रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैप कहीं पास ही लगा हुआ है, यानी कि उनका जो टेंट है वो पास में लगा हुआ है। रंगमंच यानी कि स्टेज पे युद्ध भूमि का दृश्य तैयार किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है, यानी कि लक्ष्मीबाई है वो जहाँ रहती है उसको तंबू कहते हैं। उस तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। सभी छात्र, यहाँ एक नाटक यानी एकांकी का मतलब है नाटक के रूप में यहाँ हमें समझाया गया है। तो जैसे ही पर्दा उठता है वैसे ही महारानी लक्ष्मीबाई अपनी जो सखी है जिनका नाम है जूही, उनके साथ मंच पर उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, प्रवेश करते हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। कैसे उनके वस्त्र कैसे, तो कि लाल कुर्ती में जैसे सैनिक पहनते हैं वैसे। लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जी। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। मंजिल यानी कि लक्ष्मी, वो अपनी सखी जूही को कहती है कि मेरे देखते देखते क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ, मेरी जो लक्ष्य था, मेरी जो मंजिल थी वह मुझे पास आकर भी दूर दूर चली जाती दिखाई देती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। अड़ जाना मुहावरे का अर्थ यानी कि रुकावट बनना या तो किसी बात को मनवाने की जिद करना। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, यानी कि पास में ही मेरा राज्य आ रहा है उस देखती हूँ, लेकिन परंतु दूसरे क्षण यानी कि थोड़े ही क्षणों में उसमें एक हिमालय जैसा मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, यानी कि रुकावट आ जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं, यानी कि ऐसे हिमालय जैसी जो बात है उसको दूर करती हूँ। तो आगे क्या, कि महासागर की डरावनी लहरें क्या करती, थपेड़े मारने लगती। थपेड़े मारना यानी कि लहरों का किनारे से टकराना, यानी कि समस्याओं का तेजी से उठना, यानी कि एक समस्या पूर्ण नहीं होती और दूसरी समस्या आ जाती। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, यानी कि उनसे लड़ती हूँ तो नाविक, यानी कि यहाँ उदाहरण दिया गया है कि नाविक सो जाता है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उनको क्षितिज कहते हैं। कैसी है, देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है, यानी कि वहाँ देखो धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं वो रेखा कि क्या होता है, तो जैसे लपलपाती हुई लपेटें उड़ रही, लपट यानी कि ज्वालाएँ उड़ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल।
यानी कि लेकिन ऐसी समस्याएं है, मुसीबत है, तो फिर भी हमारे जो राव साहब है वो क्या भोग विलास में पड़े हुए हैं। प्रलय की भूमिका आते सहसा मौन हो जाती है, यानी कि अब प्रलय आने वाला है, ये देखकर वो सहसा यानी कि अचानक मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, यानी कि जैसे जूही कुछ कहते में मुंह खोलती है, ऐसे में महारानी फिर बोलती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही क्या कहते, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि भी कभी भी मेरी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जो झांसी है वो मेरे हाथ से निकल रही है। सहसा तीव्र होगा, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकलेगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेरी झांसी अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या कहते लक्ष्मी, भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन उससे क्या हुआ, मैं अकेले ही अपनी झांसी को लेकर रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आगे जूही लक्ष्मीबाई को कहते, कौन कहता है आप अकेली ही महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराश कैसे, यानी कि जो गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ने वालों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, आप कभी अकेली नहीं है, आप अपने को कभी अकेले मत समझना, निराश नहीं होना है हमें। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, यानी कि उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था, तुझे याद है कि बाबा गंगादास ने कि हमें कहा था, क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यानी कि गंगादास ने कि हमें कहा था कि जब तक हमारे समाज में जो उच्च नीच के भेद है, छुआछूत, अस्पृश्यता के जो भेद है वो नहीं मिट जाते, जब तक हम भोग विलास को भोग विलास का छोड़कर हम जनता की सेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें कोई भी स्वराज्य मिल नहीं सकता। यानी कि वह कैसे मिल सकता है, तो वह केवल हमें सेवा, तपस्या करने से और बलिदान करने से भी मिल सकता है। यह बाबा गंगादास ने ही कहा था जूही। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि को तैयार करना, यानी कि भूमि को तैयार करना, यानी कि आधार बनना अथवा भूमिका तैयार करना। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि हमें अपने स्वराज्य प्राप्ति के लिए, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर क्या है, हमें स्वराज्य की नींव को रखना है, यानी हमें स्वराज्य प्राप्ति के लिए पहले स्वराज्य की स्थापना के लिए हमें भूमि तैयार करनी होगी, यानी कि स्वराज्य की नींव का हमें पत्थर बनना है। सफलता और असफलता देव के हाथ में, यानी सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, यह किसके, हमारे हाथ में नहीं है, यह अपने उस भगवान के हाथ में है। तो अब हम आगे पेज नंबर 16 पर जाएंगे और पेज नंबर 16 का अभ्यास करेंगे। तो सभी छात्र पेज नंबर 16 पर लक्ष्मीबाई कहती है मुस्कुराकर, यानी कि मुस्कुराते हुए, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। यानी उसकी जो कर्नल कौन है उसको शाबाश देते हुए कहती है, यानी कि जूही को कहती है कि शाबाश, तुम जैसे लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियाँ बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। यानी कि तुम जैसी नारियाँ जो है इस स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही है, तो वह एक महान कार्य होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। यानी कि मुझे मेरे जीवन काल में क्या नहीं, चिंता नहीं है। किस बात की चिंता नहीं है
कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, यानी कि विजय की बात की रही। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है। किस बात का? कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं, यानी कि हमारे पास कई सारी शक्तियाँ फिर भी हम कैसे हैं? दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन यानी कि नियम, यानी कि तात्या जैसी महान सेनापति हमारी सेना में है फिर भी हमारी सेना में कोई भी अनुशासन नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? यानी कि ये सब होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जूही। तो इसके पीछे का कारण जानती हो तुम क्या है? जूही: जानती हूँ महारानी, विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। अब यहाँ लक्ष्मीबाई और जूही का संवाद चल रहा है और जैसे ही पूरा होता है वहाँ कौन? तो के विलास, आगे हम ऐसा कि विलासिता में डूब गए हैं। क्यों? यानी कि तात्या, राव साहब, ये सब क्या? तो के विलासिता यानी कि ऐशो आराम में डूब गए, ऐसी बात चल रही है। ऐसे में मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर: कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? यानी कि कौन कहता है कि हम ऐशो आराम में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब। क्या कहती है? ऐशो आराम में तो राव साहब डूब गए। बांदा के नवाब सेनापति तात्या, यानी कि कौन कौन ऐशो आराम में डूबे हैं? तो किसका नाम? तो कि राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही: सहसा, सहसा यानी कि अचानक। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं, यानी कि मुंदर को कहती है सेनापति नहीं है। मुंदर मुस्कुराती है यानी कि हंसी के साथ, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। पक्ष लेना यानी कि तरफदारी करना, यानी कि तुम तो सेनापति का पक्ष लोगे ही। उसका क्या आशय? जूही दृढ़ स्वर में: मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, यानी कि जिस सत्य है वो सत्य को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। भले ही मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो सत्य है उसको कभी छिपाया भी नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन धन का स्वामी मानते हैं। मुंदर: और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जो जूही और मुंदर एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, यानी कि आरोप लगा रहे कि सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, यानी कि इसको मुंदर को कहते हैं। मुंदर: और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही: हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी। यानी मुझे देश प्रेम के अलावा मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा मेरे लिए क्या है? तो स्वामी भक्ति, मेरा सबसे बड़ा स्वामी महारानी है और देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी। मुंदर शक पकाकर यानी कि आश्चर्य से: जूही, तू तो नाराज़ हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, यानी कि तुम तो इस छोटी सी बात में नाराज़ हो गई। मेरे कहने का ऐसा तात्पर्य नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? यानी कि तुमने दिल से उसे अपना स्वामी मान लिया है, तुम उसे प्रेम करती है, तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई: जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने रोकने की प्रयास किया था। जब तो जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ, यानी कि यह मुझे पता है। जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। दुत्कारना यानी कि तिरस्कार करना, यानी कि जब राव साहब के कहने पर कौन? तो कि तात्या
जूही को नाचने के लिए बुलाने आए थे, लेकिन क्या किया जूही ने, तो कि इसने उनको बुरी तरह धिक्कार दिया था, यानी कि तिरस्कार कर दिया। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ और बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी की गले में फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। यानी यदि मुझे अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने स्वराज के लिए मुझे नाचना पड़े तो मैं नाच सकती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए, यानी कि ऐशो आराम के डूबने वाले के आगे मैं अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करनी। इससे तो ऐसा अच्छा है कि गले की फांसी नहीं बना सकती। यानी कि जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उसको मैं ठुकरा देती हूँ, यानी कि उसका दुत्कार यानी कि तिरस्कार करती। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यानी कि कह तो सकती है लेकिन ठुकरा तो नहीं सकती जूही। यही दर्द तो हम कचोट रहा है, यानी कि यही दर्द वो हमें क्या मुश्किल बना रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यदि हमें उसका तिरस्कार करते उनकी मदहोशी को दूर कर सकते तो बात ही क्या थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। यानी कि भाई साहब औरों की बात नहीं करती, लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसी ठोकर मारने के लिए, यानी उसका तिरस्कार करने के लिए तैयार। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, यानी मुंदर भी कैसे कि हूँ भी, यानी कि मैं भी तैयार हूँ। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। यानी कि नींद हराम करना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि उनका अर्थ होगा गहरी चिंता में डाल देना। यानी कि हम सब मिलकर उसकी नींद, उसकी सबों की नींद क्या करें, हम उसकी नींद हराम कर दें, यानी उनके गहरी चिंता में डाल दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, लक्ष्मीबाई मना करते हैं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन को ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है, यानी कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। जब यानी कि दुश्मन की ठोकर लगेगी, जब दुश्मन आ जाएंगे तब ही उनकी नींद उससे वो जागेगी। जूही, दुश्मन की ठोकर? प्रश्नार्थ, यानी कि प्रश्न करते हैं जूही, यह आप क्या कह रही है, यानी कि यह आप क्या बात कह रही है, दुश्मन की ठोकर? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। यानी कि जब दोस्त की जो ठोकर लगती है तो सो यानी कि खाई को और भी पौड़ा कर सकती है। यानी ऐसे में क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं को घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यानी कि मेरे कहने से, यानी कि ऐसी स्थिति चल रही है और ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी कहूँ और उससे मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंझकार और भी जनक उठेगी, यानी कि पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। यानी कि जो राव साहब है, तात्या साहब है, वो सब क्या ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। कैसे ऐशो आराम? श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का क्या? श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले जो है, तो ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। ऐसे ही जो ब्रह्मभोज में अभी तक व्यस्त थे, ऐसे ब्रह्मभोज में सरदार, तात्या और राव साहब, अब उनको पता चलेगा कब, जब सहसा यानी कि अचानक दूर से तोपों का स्वर सुनाई देता है। लक्ष्मीबाई,
और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। यानी कि अब तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी वजह से लक्ष्मीबाई जूही को कहती है कि तू तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। अब हम पेज नंबर 70 का अभ्यास करेंगे। तो आगे जैसे ही तोपों की आवाज़ सुनाई देती है, तात्या को खोजने के लिए जूही निकल जाती है। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। क्या जूही क्या कहती है? आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं कहीं से यानी कि उस पाताल से भी उसे खींच कर ला सकती हूँ। उस मुहावरे का अर्थ है पाताल से खींच लाना, यानी किसी इच्छित चीज को कहीं से भी ढूंढ लाना। ऐसे में ही जब जूही जाने के लिए पीछे मुड़ती है और रघुनाथ राव तेजी से यानी कि तेज गति से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? यानी कि लक्ष्मीबाई को कहता है कि आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? प्रश्न है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। यानी कि मुरार के पेशवा की जो सेना है, यानी कि जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को क्या हरा दिया है। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? आश्चर्य होता है। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। यानी कि जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी, यानी कि अब पेशवा को सही समझ में आएगा। आंखें खुलना यानी सजाग होना, यानी अब वह सजाग होंगे। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सके। यानी कि लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव को आज्ञा देती है कि तुम अपनी सेना को तैयार करो युद्ध के लिए। हमें किसी भी कीमत पे ग्वालियर का किला उसे नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। यानी कि मैं सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल मैं आपको सूचना देने आया था महारानी। जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, यानी कि अचानक बाहर देखकर कहते कि जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे। यानी कि तात्या यहाँ आता हुए दिखाई दे रहा है। तो जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। हाँ जी हाँ महारानी, ये सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? यानी कि आज आप अचानक यहाँ कैसे आ? तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही। यानी कि किसी का मैं सरदार हूँ, लेकिन आपके लिए तो हमेशा मैं आपका सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से यानी कटाक्ष के साथ, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी शर्म। यानी कि आप इतने बड़े सेनापति हैं और एक इतने बड़े सेनापति को एक नारी के सामने झुकते लज्जा यानी कि शर्म नहीं आती? खैर, यानी कि छोड़ो इस बात, यानी कि जाने दो। यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही? यानी कि यह तोपों की आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो कैसी है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि कोई त्यौहार है, कोई त्यौहार का उत्सव मनाया जा रहा है, या तो चाटुकारों में जागीर बांटी जा रही है। क्या वो अभी खत्म नहीं हुआ है? तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार, यानी कि आप जो भी कुछ कहे वो
कह सकती है। यानी कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही हैं। यानी कि जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम ही हैं, और हम आपको लज्जित करने का पूरा अधिकार है और हम इसी योग्य ही हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलब्ध में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। यानी कि क्या, कि शायद ब्रह्मभोज चल रहा है और ब्रह्मभोज के उपलब्ध में ही तोपें चल रही है, या तो श्रीखंड और लड्डुओं के लिए शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी है। ऐसा कौन? लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है। यानी कि इसकी वजह से तोपों का आवाज़ आ रहा है। जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। यानी कि अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब इतनी बार आप उनको क्षमा कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? यानी कि आप कब तक मुझे डांटती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन इतने में मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। यानी कि लक्ष्मीबाई तो कहती है कि सरकार अब हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गए? यानी कि लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि मुझे तुम पर बहुत ही आशाएं थी, लेकिन ये क्या हो चुका, क्या से क्या हो गया? यानी कि तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार वे स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यानी कि हमें ऐसे देशभक्तों की ज़रूरत है, यानी कि आवश्यकता है, लेकिन जाने दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी हमारे हाथ में ही है। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यानी कि अब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे स्वराज्य को पाने के लिए, यानी कि स्वराज्य की नींव खड़ी करने के लिए। आगे, तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। यानी कि इसी के कारण, इसकी वजह से भी मैं यहाँ आया हूँ। आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। यानी कि आप जो कहेंगी, जैसा कहेगी, जैसी योजना बनाएगी युद्ध के लिए, उसी पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नूपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। यानी कि नूपुर यानी कि पायल, यानी कि पायल की झनकारों की स्थान पर क्या, तोपों का आवाज़, गर्जन यानी कि आवाज़ होने दो। भूल जाओ राग रंग, यानी कि भोग विलास को भूल जाओ। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है। यानी कि कुछ भी हो जाए, हमें हमारा स्वराज्य प्राप्त करना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रणभूमि यानी कि युद्ध की भूमि, और मुहावरे का अर्थ है मौत से जूझना, यानी साहस से मौत का सामना करना। यानी कुछ भी हो जाए, हमें साहस से क्या करना है, मौत का सामना करना है। हमें थोड़ी देर के लिए इस भोग विलास को भूल जाना। तात्या, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। यानी कि युद्ध के लिए मैं सज्ज हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। यदि ऐसा हुआ युद्ध में, यदि हमें विजय प्राप्त नहीं होती है तो आपको क्या करना है, तो कि विजय न मिल सके तो तुम्हें क्या करना है, तो कि सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा महारानी। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार,
मुझे किसी बात की चिंता नहीं, यानी कि जो भी हो, जैसा भी हो, जीत मिले या हार मिले, उसकी मुझे चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। कलंकित होना यानी कि बदनाम होना, यानी कि हम जो वीर है, हमारी वीरता को कभी कलंकित न यानी कि बदनाम न हो। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, यानी कि आपको जो वीरता पाकर आप धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। यानी कि जब तक आप हमारे साथ हैं, आप जैसे वीर महारानी हमारे साथ है, तब तक आपको क्या कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। अब हमें युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, यानी कि लक्ष्मीबाई तात्या को प्रणाम कहती है और कहती है, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है, यानी कि लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि अब हम सीधे युद्ध भूमि में यानी कि रण के मैदान में मिलेंगे। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी, यानी कि जूही मुंदर कहती है कि मैं भी आज आपके साथ ही रहूँगी जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी, यानी कि मैं तोपों की जिम्मेदारी संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, यानी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सब मिलकर क्या करेंगे, स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे, या तो हम अपने स्वराज्य की नींव यानी कि स्वराज्य का नींव यानी कि उनका जो इमारत है वो बनकर रहेंगे। हर हर महादेव का नाद होता है, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश से धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, यानी कि पृष्ठभूमि पर, यानी कि पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि पीछे का भाग, यानी कि जो रंगभूमि है उसके पीछे का भाग। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यानी कि सभी छात्र, यह जो इकाई है स्वराज्य की नींव, यह एकांकी है, यानी कि नाटक के रूप में हमें यहाँ समझाया गया है कि लेखक जो है, लेखक कौन है, तो लेखक का जो नाम है वो विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने अपनी इस एकांकी के द्वारा बताया गया है कि नारियाँ कम नहीं है, नारियों में कई शक्तियाँ छिपी हुई होती है। तो ऐसे ही यहाँ स्वराज्य की नींव में जो लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का जो वर्णन किया गया है, यानी कि स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह प्रस्तुतिका की पात्र स्वराज्य नींव के पत्थर है, जिनमें त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो सभी छात्र, यहाँ हमारा जो इकाई है स्वराज्य की नींव, यह यहाँ पूर्ण होता है। उनके जो शब्दार्थ कई दिए गए हैं, प्रलय जिनका अर्थ है सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम यानी कि विलास प्रियता, प्रतिज्ञा यानी कि पर्ण, दुत्कारना यानी कि धिक्कारना, स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, व्यंग्र तो आतुर, रागरंग तो गाना बजाना, रणभूमि लड़ाई का मैदान, अंकित यानी कि निशान लगा हुआ, उत्तेजित यानी कि भड़का हुआ। अब मुहावरे के अर्थ, पहला है अड़ जाना, उसका अर्थ है किसी बात को मनवाने की जीत करना। दूसरा थपेड़े मारना, अर्थ है समस्याओं का तेजी से उभरना। हाथ से निकल जाना, अपने बस में न रहना। आगे भूमि तैयार करना का अर्थ है आधार बनाना या तो भूमिका बनाना। आगे नींव का पत्थर बनना,
उसका अर्थ है किसी खास कार्य की शुरुआत करना। आगे, नींद हराम करना, उसका अर्थ है गहरी चिंता में डाल देना। आगे, पाताल से खींच लाना, यानी कि किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। आंखें खुलना, उसका अर्थ है सजाग होना। मौत से जूझना, यानी कि साहस से मौत का सामना करना। तो सभी छात्र, यह शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ हुए। अब हमारी इकाई यहाँ पूर्ण होती है। आपको इसके बाद स्वाध्याय के जो प्रश्न के उत्तर है उनकी जो PDF है वो आपको भेजी जाएगी। वो आपको PDF में देखकर अपने नोटबुक में लिखना है और उस प्रश्न के उत्तर को तैयार भी करना है। तो यहाँ हमारी इकाई 5 स्वराज्य की नींव पूर्ण होता है और इसके साथ ही वीडियो भी पूर्ण होता है। तो जय हिंद, जय भारत।